नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल अपने बात कर रहे थे लॉजिक गेट की, जिसके अंतर्गत हमने और गेट को समझा था। आज अपने इसी कड़ी में आगे बात करेंगे अन्य गेटों की, जो कि पहले होगा एंड गेट। और उससे पहले जो कल हमने बात की थी कॉम्बिनेशन की, कि अपने पास जितने भी इनपुट होते हैं 1 2 3 या 4 जितने भी होते हैं, उसके लिए कॉम्बिनेशन हमने कल बनाए थे। जैसे कि 2 इनपुट थे तो उसके लिए 4 कॉम्बिनेशन बने थे। तो यदि अपने पास 2 से अधिक इनपुट हो तो उसके लिए कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सीधा सा तरीका बता देता हूं कि कॉम्बिनेशन कितने इनपुट होते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। सबसे पहले अपने उसको समझने वाले, बाद में अपने बात करेंगे एंड गेट की। यूं मान लो कि अपने पास कोई गेट है अपने पास, उसके लिए 3 इनपुट है, या यूं कह लो ABC। उसके कितने इनपुट मान लिए? 3 इनपुट मान लिए। चाहे कितने भी इनपुट हो, जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमेशा इस प्रकार निकलते हैं 1 2 4 8 12, सॉरी डबल मल्टीप्लाई करना है, 1 2 4 8 16 32 64, इस प्रकार से इसको आगे सो ऑन डबल मल्टीप्लाई करते चलिए। यहां पे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि पहला कॉम्बिनेशन सबके लिए 0 0 का होगा। जितने भी इनपुट हैं सबको 0 0 प्रदान कर दोगे। ये एक अपने पास जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है वो फिक्स है, प्री डिफाइन है, पहले से निर्धारित है कि ये कॉम्बिनेशन किसका बनेगा? 0 0 का। यदि 3 इनपुट है तो तीनों को आप 0 दोगे, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। यदि 2 इनपुट है तो 2 के लिए आप 0 0 प्रदान करोगे, ये उसका एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो एक कॉम्बिनेशन तो फिक्स हो गया 0 के लिए, यानी कि 0 0 0 सबको इनपुट को कितने मिलने? 0 मिलना है। उसके बाद आप कंटिन्यूअसली इस प्रकार से सीरीज बढ़ाते चलोगे, जहां तक भी चलता है सिस्टम अपना वहां तक चला जाएगा। यानी कि आपके पास 3 इनपुट हैं तो आप इस डिजिट को 3 स्थानों तक लेके चलो, तो 3 डिजिट कौन कौन सी बन जाएंगी? 1 2 एंड 4। तो आगे वाला अपने पास कहीं कोई काम नहीं आएगा, केवल इतना ही काम आएगा 1 2 और 4। इन 3 कोड की सहायता से आप इसमें कितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बना लोगे। हालांकि इसमें 8 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, कौन कौन से बनेंगे उसकी अपने बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक कॉम्बिनेशन बनाओगे किसका? 0 का। कॉम्बिनेशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ABC तीनों को सबसे पहले आप 0 0 प्रदान कर दो, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, फिक्स है। आगे कंटिन्यूअसली इस प्रकार से अपने मान चलते चलेंगे, और कहां तक? वहां तक जहां तीनों को 1 1 1 प्राप्त ना हो जाए। ओके, सबसे पहले आप A1 बनाओ। 1 बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्याएं हैं इनको आपस में जोड़िए, ये मान आ जाने चाहिए 1 2 3 4 6 7 8 9 जो भी बनता है। जैसे आपको 1 के लिए कोड तैयार करना है तो 1 के लिए सिर्फ 1 ही काम आएगा। इसको दूसरे शब्दों में आप सिंपल आसान भाषा में ये समझ सकते हो कि अपने इतने किलोग्राम वजन को मापना है, जिसके लिए अपने पास ये दिए गए हैं वो बाट, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 4 किलोग्राम का, इस प्रकार से अपने पास बहुत सारे बाट रखे हुए हैं जो अपनी भाषा में बात करें, और इसका हमें मापन करना है, इतने किलोग्राम हमें तोलना है। तो भाई 1 किलोग्राम तोलने के लिए हमें कौन से बाट की जरूरत पड़ेगी? केवल 1 वाले की। तो 1 वाला काम आएगा, बाकी दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वो 0 0 है। यानी कि इसकी क्वांटिटी 0, इसकी क्वांटिटी 0, इसकी क्वांटिटी कितनी? 1। अब आप 2 किलोग्राम मापिए, तो 2 किलोग्राम के लिए केवल 2 किलोग्राम की ही जरूरत पड़ेगी, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये 2 का कोड बन गया। 3 किलोग्राम द्रव्यमान मापना है, किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 और 1 दोनों किलोग्राम की हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो 2 किलोग्राम भी चाहिएगा और 1 किलोग्राम वजन भी हमें चाहिएगा, लेकिन 4 वाला नहीं चाहिए। तो 3 का कोड हो गया 0 1 1। 4 का कोड बनाओ, 4 किलोग्राम के लिए केवल 4 वाला 1 ही चाहिए हमें, बाकी दोनों की जरूरत नहीं है, तो 4 का कोड हो गया 1 0 0। 5 पे चलिए, 5 के लिए आपको 4 और 1 दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, 2 को नहीं चाहिए, तो कोड कितना हो गया 5 का? 1 0 1। 6 के लिए 4 और 2 की जरूरत पड़ेगी, 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 के लिए 4 2 6 और 1 7, इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे फाइनली 1 1 1 तक, तो 8 नहीं मिलेगा कोड, 9 नहीं मिलेगा। कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 0 से लेके 7 तक आप काउंट करोगे तो आपके सामने 8 कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। कितने? 8। तो यदि आपके पास 3 इनपुट होते हैं तो उसके 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कितने बनते हैं? 8। और बनेंगे कहाँ से? 0 से लेके और कहाँ तक? 7 तक। ये कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका हो गया। अब जैसे कल अपने पास 2 इनपुट थे, यदि 2 इनपुट होते हैं, जैसे ABC है, बस इतना सा है,
तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके लिए आप केवल इन दो को काउंट करोगे, 1 और 2 को। ये 4 वाला काउंट नहीं होगा, तो ये अपने काम नहीं आएगा। उस केस में पहला कॉम्बिनेशन तो बन जाएगा 0 0 का, ये तो फिक्स हो गया। कॉम्बिनेशन हमें तब तक बनाने जब तक सारे डिजिट 1 1 प्राप्त ना हो जाए। सबसे पहले आप 1 का कोड तैयार कीजिए, यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान को मापिए, तो केवल 1 किलोग्राम के लिए केवल 1 की जरूरत पड़ेगी, 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया 1 के लिए। ओके, 2 किलोग्राम को मापिए तो केवल 2 की जरूरत पड़ेगी, 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 किलोग्राम को मापिए, 3 के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगी। बस यहीं पे काम खत्म, आगे वाला इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि 1 1 सबको मिल चुका है। तो इसके लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसी प्रकार यदि आपके पास 4 इनपुट होते हैं, कितने इनपुट होते हैं, 4 इनपुट। मान लो आपके पास 4 इनपुट हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके मैंने नाम दे दिए ABCD। तो भाई 4 इनपुट के लिए 15 कॉम्बिनेशन बनने वाले, कितने बनने वाले हैं, 15। कौन कौन से बनेंगे उसकी बात कर लेते हैं और किस प्रकार बनेंगे। आपके सामने ये हो गया ABCD। आपको कोडिंग कहाँ से शुरू करनी है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 64, 128, इसी प्रकार। लेकिन अपने को केवल 4 इनपुट लेने हैं, तो 4 डिजिट तक ही हमें चल के जाना है। ओके, अब इसके कोड तैयार कर लो। सबसे पहले 0 का कोड, सबको 0 मिलेगा, ABCD चारों के पास 0 होगा। एक कोड तैयार हो गया। अब 1 का कोड तैयार करो। 1 के लिए केवल 1 की जरूरत पड़ेगी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान मापना है ना, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, केवल 1 किलोग्राम वाले बाट की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे के सारे क्या हैं, 0 है। अब 2 किलोग्राम को माप लो, 2 के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे क्या होंगे, नहीं चाहिए, 0 प्रदान कर दिया उसको। 3 किलोग्राम द्रव्यमान मापना है तो 2 और 1 की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। 4 किलोग्राम को मापना है तो क्या करोगे, 4 की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। 5 के लिए 4 और 1 चाहिएगा, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। 6 किलोग्राम के लिए 4 और 2 की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ऐसा हमें कब तक करना है, ऐसा हमें तब तक करना है जबकि फाइनली आंसर अपना 1 1 1 1 चारों को 1 1 ना मिले तब तक। जब आप ऐसा करते जाओगे ना, तो करते करते इस प्रकार से जब आप चलोगे 15 के ऊपर, इन सबको जोड़ लो, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, ये कॉम्बिनेशन की संख्या निकल के आएगी। कितने हो गए, 8 4 12 2 14 और 1 15 और एक कॉम्बिनेशन 0 का, कुल मिलाकर के 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब आप 15 पे चलोगे ना, तो ये सारे के सारे काम आएंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं, 1 से लेके 15, तो ये हो गया, 1 बन गया 0 का, तो कुल मिलाकर के 16 कॉम्बिनेशन बन गए। तो ये बात होगी कॉम्बिनेशन बनाने की। अब आप डायरेक्टली बताओगे कैसे कि कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। जैसे आपके पास 2 इनपुट हैं, तो 1 और 2 डिजिट काम आएंगे, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 में प्लस 0 वाला कॉम्बिनेशन ऐड कर दो, तो कुल मिला के कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 4। तो 2 इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 3 इनपुट होंगे तो क्या करोगे, 1 2 4 3 डिजिट काम में लोगे, 4 2 6 और 1 7 हो गए, 7 में एक 0 वाला ऐड कर दो, कुल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 इनपुट के लिए। यदि 4 इनपुट हैं तो 1 2 4 8 काम में लोगे, ये 15 हो गए, 15 के अंदर एक 0 वाला कॉम्बिनेशन ऐड कर दो, 16 हो जाएंगे। यदि आपके पास कुल मिलाकर के 6 इनपुट है तो आप क्या करोगे, 6 इनपुट के लिए 1 2 4 8 16 और 32 कितने बन जाएंगे, 32 और 16 48 और 8 56 4 60 2 62 1 63 और एक बन जाएगा 0 वाला। कुल मिलाकर के 64 कॉम्बिनेशन बन जाने हैं 6 इनपुट के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कितने इनपुट बनेंगे वो आपको पता होना चाहिए, और इनपुट किस प्रकार से बनेंगे वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। और इनपुट बनाने के लिए आपको ये मेथड यूज करना है, 1 2 4 8 16 32 डबल मल्टीप्लाई, यानी कि 2 गुना लगातार संख्या लिखते चलो, और कितनी संख्याएं लोगे, जितनी आपके पास इनपुट है उतनी ही संख्याएं आपको लेनी है। तो ये अपने पास एक सिंपल सा बेसिक था कि कॉम्बिनेशन कितने किस प्रकार से बनते हैं। अब अपने बात करेंगे एंड गेट के बारे में कि एंड गेट क्या होता है। तो ये बात करते हैं एंड गेट की। तो सबसे पहले अपने उसकी परिभाषा को देखेंगे कि एंड गेट होता क्या है। एंड गेट जो होता है वो गुणन की संक्रिया पर आधारित होता है। जो पहला अपने पास गेट था वो और गेट था, वो संयोजन यानी कि जोड़ की संक्रिया पर आधारित था, और जो एंड गेट होता है वो गुणन की संक्रिया पर आधारित होगा। तो एंड गेट एक ऐसा गेट होगा जिसके अंतर्गत निर्गत संकेत 1 होगा, जबकि निवेशी संकेत हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। कम से कम 2 होंगे और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और ये गुणन की संक्रिया पे आधारित गेट होता है। अपनी बात करें इसके प्रतीक चिन्ह की, कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, तो एंड गेट का प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा होता है।
ये होगा एंड गेट का प्रतीक चिन्ह। यहाँ पे मैंने 2 इनपुट ले लिए, इनपुट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो मिलेगा वो इनके गुणन के कारण मिलेगा, दोनों का गुणा होकर के हमें आउटपुट मिलना है, यानी कि ए डॉट बी से हमें इसका आउटपुट मिलेगा। और ये जो आपको समीकरण नजर आ रही है वाई बराबर ए डॉट बी, वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे इस एंड गेट का बूलिय व्यंजक होगा। तो इसके लिए बूलिय व्यंजक क्या बन जाएगा, y बराबर ए डॉट बी बन जाएगा। अब बात करें अपने सत्यापन सारणी की कि भाई इसकी सत्यापन सारणी किस प्रकार बनेगी। तो सत्यापन सारणी कैसे बनने वाली है, सत्यापन सारणी के लिए जो भी जितने भी कॉलम होते हैं उसमें जितने भी इनपुट हैं वो सारे यूज होंगे और जितने भी आउटपुट हैं वो सारे यूज होंगे। तो इसमें 2 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है, कुल मिलाकर के इसकी ट्रूथ टेबल सत्यापन सारणी में 3 कॉलम यूज होने वाले हैं। तो एक तो कॉलम होगा ए का, दूसरा बी का और तीसरा वाई बराबर ए डॉट बी का कॉलम होगा। ओके, आपको याद है 2 इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0 और उसके बाद 1 1। ओके, आउटपुट क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करना है 0 0 का, निम्न विभव निम्न संकेत तो निम्न संकेत होगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा। ये इसकी सत्यापन सारणी होगी एंड गेट के लिए। ओके, अब अपने बात करेंगे इसका प्रायोगिक सत्यापन करना है। कि हमें एक ऐसा सर्किट लेना है जो कि इस सारणी को सत्यापित कर पाए, हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है कि हाँ इस प्रकार से इसका परिपथ हो सकता है। तो सबसे पहले अपने पास क्या होगा, एक बैटरी है कुछ इस प्रकार से, और इस बैटरी के अंदर हमने यहाँ पे एक इनपुट लगा दिया ए, यानी कि स्विच लगा दिया, और यहाँ पे एक इनपुट लगा दिया बी। ओके, और यहाँ लगा देंगे एक लोड प्रतिरोध RL, या यूं कह लो हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। जब ये जलेगा तो y का मान 1 होगा और नहीं जलेगा तो y का मान 0 होगा। इस सारणी को हमें सत्यापित करना है। और यहाँ 0 और 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ 0 और 1 का मतलब होगा कि 0 यदि आपने A को प्रदान किया है, A स्विच को, इसका मतलब ये होगा कि स्विच A है वो बंद है, यानी कि ऑफ है, वो आगे करंट नहीं देने वाला है। और यदि इसको आप 1 पे रखोगे इसका मतलब ये होगा कि स्विच ऑन है, वो आगे करंट पास करने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B दोनों को ही 0 0 पे रखेंगे, यानी कि दोनों को ऑफ रखेंगे, बंद रखेंगे। तो ये पूरे सर्किट में करंट को फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहली टेबल है, पहला कॉलम है वो सत्यापित होगा। अगली बार क्या करोगे, A को ऑफ रखा है आपने और B को ऑन रखा है, B को जोड़ दिया इस प्रकार से, तो भी सर्किट में परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि A है वो सर्किट को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, ये स्विच की बात व्यवहार कर रहा है, तो भी बल्ब अब नहीं जलेगा, और नहीं जलेगा तो y का मान अब भी कितना बना रहेगा, 0 बना रहेगा। तीसरे केस में बात करें तो A को 1 पे रखना है, यानी कि A स्विच ऑन कर दो लेकिन B को क्या कर दो, ऑफ कर दो। उस केस में क्या होगा, अब भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि B है वो स्विच ऑफ है, आगे परिपथ में धारा प्रवाहित ये नहीं होने देगा, तो बल्ब अब भी नहीं जलने वाला है, y का मान कितना होगा, 0 होगा। अब A और B दोनों को 1 1 कर दीजिए, यानी कि दोनों ही स्विच हैं वो ऑन कर दीजिए, करंट फ्लो होगा पूरे परिपथ में क्योंकि सर्किट पूरा हो चुका है। अब ये बल्ब जलेगा तो उस केस में y का मान 1 बनेगा, और ये यहाँ पे सत्यापन सारणी है वो पूर्णतया सत्यापित हो जाएगी। तो इस प्रकार का सर्किट लेकर के आप दिखा सकते हो कि ये एंड गेट की भांति व्यवहार कर रहा है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है कि एंड गेट आउटपुट हमें कब दे रहा है, हमें मैक्सिमम मान कब प्रदान कर रहा है, इस चौथे केस में। और उसके पीछे क्या आवश्यक शर्त क्या है, इसके पीछे क्या आवश्यक शर्त ये हो गई कि भाई जितने भी इनपुट लगे हुए हैं वो सारे के सारे उच्च संकेत पे होने चाहिए, 1 1 की कंडीशन में होने चाहिए। ओके, तो जब आप जितने भी इनपुट है उन सबको यदि आप उच्च संकेत पे रखते हो, 1 की कंडीशन में रखते हो, मैक्सिमम मान पे रखते हो, उस कंडीशन में हमें आउटपुट प्राप्त होता है, अदरवाइज आउटपुट प्राप्त नहीं होता।
यदि जितने भी इनपुट हैं उनमें से कम एक इनपुट को भी आपने 0 पे रख दिया, इसका मतलब ये होगा कि हमें आउटपुट है वो 0 ही प्राप्त होगा। ओके, उच्च संकेत हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो उच्च संकेत के पीछे की शर्त क्या हो गई एंड गेट के लिए, यानी कि निर्गत संकेत के लिए आवश्यक शर्त क्या हो गई एंड गेट के लिए? तो एंड गेट के लिए शर्त ये हो गई कि जितने भी निवेशी इनपुट हैं वो सारे, जो जितने भी निवेशी हैं टर्मिनल, वो सारे के सारे उच्च मान पे होने चाहिए, 1 कंडीशन पे होने चाहिए, तो ही हमें निर्गत संकेत प्राप्त होगा। अब अपने एंड गेट के लिए एक फाइनल टॉपिक और बचता है, वो ये है कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है जो एंड गेट को रिप्रेजेंट करता हो। कुल मिलाकर के आप ये सोच सकते हो कि एंड गेट बनेगा कैसे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें काम आएंगे, वो हमें यहाँ पे देखना है और उन सभी सर्किट को आपस में जोड़ना है और एंड गेट बनाना है, यानी कि इसकी एंड गेट के लिए विद्युत परिपथ की प्राप्ति करनी है। तो अपने पास अब अपने क्या बात करेंगे, विद्युत परिपथ द्वारा एंड गेट की प्राप्ति करेंगे। क्या होगा, एंड गेट में भी डायोड काम आएंगे। कौन काम आएंगे? डायोड। डायोड 2 होंगे, वो कुछ इस प्रकार से संयोजित होंगे। एक डायोड तो ये हो गया, D1 इसका नाम दे दिया। एक डायोड ये हो गया, D2 इसका नाम दे देंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे, ये यहाँ पे अपने पास इनपुट बनेंगे A और B, और यहाँ इस प्रकार से हम एक लोड प्रतिरोध RL या एक बल्ब समझ लो, वो अपने यहाँ संयोजित कर देंगे और यहाँ जोड़ेंगे एक बैटरी एक निश्चित वोल्टता की, और इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो कहाँ चला जाएगा, वो भू संपर्कित होगा, ग्राउंडेड होगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की अपनी एक व्यवस्था है। ये अपने पास लोड प्रतिरोध RL हो गया। इस RL के 2 टर्मिनल हैं, आप यहाँ बल्ब समझ लो, बल्ब लगा हुआ है। इसका एक टर्मिनल तो ये हो गया जिसको अपने Y नाम देने वाले हैं, और इसका एक टर्मिनल ये हो गया जी जिसको अपने X नाम दे देते हैं। तो इस RL का जो एक टर्मिनल X है वो किसी बैटरी के धनात्मक भाग से जुड़ा है, धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास ये जो टर्मिनल X है वो उच्च विभव पे रखा है। कौन से विभव पे रखा है? उच्च विभव पे। तो यहाँ पे इस बल्ब के 2 टर्मिनल जिसमें से हमने X को फिक्स कर दिया, किस विभव पे? उच्च विभव पे, यानी कि बल्ब का एक सिरा उच्च विभव पे है। तो Y सिरा में पहचान करनी है कि Y सिरा कहाँ जाएगा। यदि बल्ब जलता है उस केस में कंडीशन ये होती है कि बल्ब के दोनों टर्मिनल में से एक उच्च पे होना चाहिए और दूसरा निम्न पे होना चाहिए। ये फिक्स हो गया उच्च पे, तो ये Y किस पे मिलेगा? हमें निम्न पे मिलेगा, यानी कि Y का मान कितना आएगा? 0 आएगा। और यदि ये बल्ब नहीं जलता है, इसको करंट नहीं मिलता है, उस केस में बल्ब के दोनों टर्मिनल एक समान विभव पे होंगे। ये X वाला फिक्स है उच्च विभव पे, तो ये Y वाला भी किसके ऊपर रहेगा? उच्च विभव पे रहेगा। किस पे रहेगा? उच्च विभव पे रहेगा। तो ये शर्त आपको पता है, कल हमने समझा था इस चीज़ को। इसका बेसिक और क्लियर जानने के लिए आप अपने मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के कल वाला वीडियो ज़रूर देखिए जो कि लॉजिक गेट नाम से बना हुआ है। उसमें मैंने सबसे पहले बेसिक बताया है कि लॉजिक गेट में अपने क्या क्या कंडीशन काम में लेने वाले हैं। साथ में ही मैं आपको उस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी उस लिंक की सहायता से लॉजिक गेट वाले टॉपिक के बेसिक को आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना कि बल्ब जलता है तो दोनों टर्मिनल भिन्न भिन्न होंगे, एक उच्च पे और एक निम्न पे, और बल्ब नहीं जलता है तो दोनों ही टर्मिनल उच्च पे हो जाएंगे क्योंकि हमने X को फिक्स कर रखा है उच्च विभव पे। अब ये काम कैसे करेगा उसकी बात करते हैं। इस सत्यापन सारणी को हमें सत्यापित करना है। सबसे पहले आप क्या करो, 1 को 0 पे रखो। 0 पे 1 पे रखने का मतलब समझ में आया क्या? कि बैटरी के निम्न विभव से जोड़ोगे, नेगेटिव से जोड़ोगे वो तो होगा 0 का मतलब, और बैटरी के पॉजिटिव विभव से जोड़ो, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे वो होगा 1 का मतलब। तो आपके पास एक बैटरी यहाँ है और एक बैटरी यहाँ है, दोनों बैटरी के साथ A और B को जोड़ना है। तो A को रखो निम्न विभव पे। कहाँ रखोगे? निम्न विभव पे। तो भाई निम्न विभव पे रखने का मतलब ये हो गया कि इसको आप किसके साथ जोड़ोगे? नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ोगे, और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंडेड हो जाएगा। इसी प्रकार से B को आप निम्न विभव पे रखो,
यानी कि बी को भी आप नेगेटिव के साथ जोड़ोगे और इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, और ये दोनों ग्राउंडेड भाग है वो इस ग्राउंडेड के साथ संयोजित होंगे, यानी कि ये कंप्लीट एक परिपथ तैयार होने वाला है, बंद परिपथ। ओके, अब क्या होगा, क्या ये बल्ब जलेगा? दोनों डायोड कौन से बायस में है? दोनों डायोड पश्च बायस में है, क्योंकि इसका जो एन टर्मिनल अगर बायस में है। कहाँ है? दोनों ही डायोड अगर बायस में है। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एन भाग है वो एन से जुड़े, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये अगर बायस में हो गया और ये भी अगर बायस में हो गया। अगर बायस में होते ही ये डायोड अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देंगे तो प्लस टर्मिनल, अब धारा कहाँ से बहेगी? धारा यहाँ से नहीं आएगी, ये माइनस है, माइनस की ओर जाती है धारा यहाँ से बहना शुरू होगी, और ये धारा इस प्रकार से जाते जाते और यहाँ दोनों भाग से धारा निकलेगी आगे, फिर ग्राउंड से होते हुए इस प्रकार से इसके अंदर लगातार करंट फ्लो होता रहेगा। करंट फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा, और जलने के पीछे की शर्त ये होती है कि बल्ब का एक टर्मिनल यदि उच्च विभव पे फिक्स है तो दूसरा टर्मिनल कितने विभव पे होना चाहिए? निम्न विभव पे होना चाहिए, अतः y का मान 0 होगा। तो y का मान 0 निकल के आया। मैं आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूं कि इससे पहले का जो टॉपिक था प्रायोगिक सत्यापन वाला, वहां पे जो y था वो बल्ब के जलने और न जलने को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब बल्ब जला तो 1 नहीं जला तो 0। लेकिन यहाँ इस सर्किट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इस सर्किट में जो y है वो बल्ब के जलने या न जलने को प्रदर्शित नहीं करता, वो इस बल्ब के या लोड प्रतिरोध RL के एक टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, केवल एक टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो टर्मिनल है वो निम्न विभव पे है या उच्च विभव पे है, उसके आधार पे y का मान सेट होता है। तो जरा ध्यान रखना, आप दोनों टॉपिक को एक साथ जोड़ना मत कि जला तो 1 नहीं जला तो 0। ये केवल प्रायोगिक सत्यापन में ही काम आता है। विद्युत परिपथ की प्राप्ति के अंतर्गत y केवल और केवल एक लोड प्रतिरोध RL के टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा, वो निम्न विभव है या उच्च विभव है, उसके आधार पे y का मान लिखा जाएगा। तो हमने पहले कॉलम को सत्यापित कर दिया। अगली बार क्या करोगे? a को 0 पे रखा, नेगेटिव से जोड़ दिया, b को पॉजिटिव से जोड़ना है, b को जोड़ दिया पॉजिटिव से, आगे का भाग ग्राउंडेड है, इस प्रकार से सर्किट बना हुआ है। डायोड D2 कौन से बायस में आ गया? पश्च बायस में आ गया, तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन ये अब भी अगर बायस में है तो D1 के अंदर से करंट फ्लो होगा। उस केस में करंट यहाँ से चलेगा और इस प्रकार से चलते हुए और आगे इस शाखा से होते हुए और ऐसे करंट फ्लो करेगा, यानी कि इस ऊपर वाले डायोड से करंट फ्लो होगा। तो परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब जलेगा। बल्ब के जलने के पीछे की शर्त ये हो गई कि यदि उसका एक टर्मिनल हमने एक्स टर्मिनल फिक्स कर रखा है उच्च विभव पे, तो ऊपर वाला टर्मिनल कहाँ होगा? निम्न विभव पे होगा, यानी कि y का मान अब भी कितना बना रहेगा? 0 बना रहेगा। ओके, तीसरा कॉलम, a को आप 1 पे रखो, यानी कि a को रख दोगे कहाँ? पॉजिटिव के ऊपर, a पॉजिटिव पे और b कहाँ है? हाँ, b है वो नेगेटिव के साथ जुड़ा है। कुल मिलाकर के ऐसी कंडीशन है। तो a को तो रखा है हमने 1 पे, यानी कि a को तो जोड़ दिया किसके साथ? पॉजिटिव के साथ, और b को जोड़ दिया किसके साथ? नेगेटिव के साथ, यानी कि 0 पे रखा। तो D2 डायोड है वो कौन से बायस में आ गया? अग्र बायस में आ गया। तो अब करंट फ्लो कहाँ से होगा? D2 डायोड से होगा, लेकिन D1 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि D1 है वो पश्च बायस में जुड़ा हुआ है। तो करंट फ्लो अब होगा कैसे? D2 के अंदर से, यहाँ से करंट निकलेगा इस प्रकार से, ऐसा कुछ सिस्टम तैयार होगा। नीचे वाले भाग से इस प्रकार से करंट बहेगा, प्रवाहित होगा। करंट फ्लो करता है तो बल्ब जलेगा, और जलने के पीछे की शर्त ये होती है कि एक टर्मिनल यदि उच्च विभव पे है तो दूसरा निम्न विभव पे, यानी कि y का मान अब भी कितना बना रहेगा? 0 बना रहेगा। अब अपने बात करते हैं फाइनल इस कॉलम की, कि दोनों को आप 1-1 प्रदान कर दो। मतलब ये हो गया कि a को भी आप पॉजिटिव के साथ जोड़ो और b को भी आप पॉजिटिव के साथ जोड़ो, ऐसा कुछ सिस्टम है। अब क्या होगा? दोनों डायोड पश्च बायस में है। कौन से बायस में है? पश्च बायस में है। धारा प्रवाह दोनों डायोड के अंदर से नहीं होगा, क्योंकि पश्च बायस में करंट फ्लो नहीं होता है।
उस केस में इस परिपथ के अंदर अब करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये डायोड स्विच यानी कि ऑन ऑफ वाले स्विच की बात व्यवहार करेंगे, ये ऑफ की कंडीशन में होंगे, तो परिपथ के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि ये बल्ब नहीं जलने वाला। और न जलने की शर्त ये होती है कि इस बल्ब के दोनों टर्मिनल हैं वो एक समान विभव पे होने चाहिए, और इसका एक टर्मिनल हमने फिक्स कर रखा है उच्च विभव पे, तो इसका दूसरा टर्मिनल भी कहाँ होगा, उच्च विभव पे ही होगा। y का मान 1 बन जाएगा उच्च विभव के कारण। तो यहाँ पे y का मान 1 हमें प्राप्त हो गया है। तो ये चौथा कॉलम भी यहाँ पे क्लियर होता है, यानी कि प्रायोगिक सत्यापन भी हमने इसका किया, और इस जो हमने सर्किट बनाया है उसके द्वारा भी हमने इस सत्यापन सारणी को सत्यापित किया है। तो ये जो सर्किट आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो कंप्लीट एक विद्युत परिपथ है, और उस विद्युत परिपथ को ये अपने क्या कहेंगे, एंड गेट कहने वाले हैं। तो एंड गेट के पीछे क्या आवश्यक शर्त क्या होगी कि जितने भी इनपुट हैं वो कहाँ होने चाहिए, वो उच्च संकेत पे होने चाहिए, तो ही हमें निर्गत संकेत है वो उच्च प्राप्त होगा, अदरवाइज हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है, यानी कि जीरो संकेत हमें मिलने वाला है। तो ये पूरी रामायण थी एंड गेट के लिए। कल अपने बात करेंगे नोट गेट की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।